Hello and welcome everyone. Today we are looking into the one of the very important topics of international relations, which is basically the Southeast Asia, our policies regarding the Southeast Asia and the Asian nation. So let's begin with it. So these are the topics which we will be looking into: ASEAN locust policy, actist policy, and India's relations with the Southeast Asia, and the significance of India or the Southeast Asian region for India. So first we need to know about the ASEAN. So what is ASEAन क्या है? ASEAन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. So what was going on कि uh, after the end of second world war खत्म हुआ 1944 में. So तब पूरा वर्ल्ड बाइपोलर हो गया था. बाइपोलर इन द सेंस दो पोलर्स में डिवाइड हो गया था. एक यूएसए एंड एक रशिया. यूएसए वाज सपोर्टिंग कैपिटलिज्म एंड रशिया वाज फेवरिंग द कम्युनिज्म. सो पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था. या तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज को वो फेवर कर रहे थे, उसके साथ अलाइन थे, या फिर रशिया की तरफ कम्युनिज्म की तरफ अलाइन थे. तो इसमें स्टार्ट हुआ था एक कोल्ड वॉर इन द सेंस कि कोई दो कंट्रीज डायरेक्टली अब एक दूसरे ऊपर वॉर नहीं कर रही, अटैक नहीं कर रही. वो टैक्टिक्स खेल रही, जैसे सैंक्शंस लगा दिए या फिर ट्रेड रोक दिया, अपने अलाइज के थ्रू उनके साथ ट्रेड बंद करवा दिया, इकोनॉमिक उनका हार्म कर दिया. बेसिकली इकोनॉमिक हार्म जो ज्यादा होता था, जैसे यूएसए अगर रशिया का कर रहा है, उसको किसी भी कंट्री के साथ डील कर रही है रशिया, उनके साथ कोई ट्रेड है, तो यूएसए ने मना कर दिया उनके साथ ट्रेड मत करो, उनका इकोनॉमिक लॉस होगा. तो इस वे में कोल्ड वॉर चल रहा था. तो ये कोल्ड वॉर चला था लेट 90s तक, 1991 92 तक चला था कोल्ड वॉर. तो उस टाइम क्या हुआ था कि 1967 में आसियान ग्रुप की फॉर्म हुई थी, जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी. कुछ कंट्रीज यूएसए की साइड थी, कुछ रशिया की साइड थी, कुछ नॉन अलाइंड थी, मतलब वो न्यूट्रल थी. जो न्यूट्रल कंट्रीज थी, और कुछ कंट्रीज जो वेस्ट की तरफ अलाइन थी, मतलब यूएसए की तरफ अलाइन थी. उन सब ने मिलकर आसियान ग्रुप बनाया. सो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो कंट्री थी, जिन्होंने इन 5 मेजर कंट्रीज ने पहले आसियान बनाया था. सो इंडोनेशिया वाज आल्सो नॉन अलाइंड. इंडोनेशिया भी इंडिया के साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था, साइन किया था. सो इसमें फैक्ट याद रखना, 1967 बैंगलोर डिक्लेरेशन के साथ स्टार्ट हुआ था. 5 कंट्रीज हैं ये: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. ये इन 5 मेजर कंट्रीज ने ग्रुप बनाया था. और लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया एंड ब्रुनई, इन्होंने भी बाद में ज्वाइन कर लिया. तो टोटल 10 मेंबर्स हैं. एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इसका सेंटर है इंडो पैसिफिक रीजन में सेंट्रिक है. इंडो पैसिफिक रीजन में सेंट्रिक क्यों है? क्योंकि अगर हम मैप देखें तो ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस, ये पूरा इंडो पैसिफिक के बीच में सिचुएटेड है. यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे है इंडियन ओशियन. इंडिया और पैसिफिक ओशियन के बीच में ये सब कंट्रीज सिचुएटेड है. तो इनका फोकस यहीं रहता है, यहीं के इनकी ज़्यादा डील्स, इनका जो भी कोऑपरेशन रहता है वो इसी रीजन में रहती है. कंट्रीज भी सारी यहीं बेस्ड है, तो इसको साउथ ईस्ट एशिया भी बोलते हैं. तो सिग्निफिकेंस क्या है एशियन नेशन की? एशिया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. कोई पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड था, तो उसमें इकोनॉमिकली एशिया को इसने इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट कैसे किया कि इन्होंने एफटीए साइन कर लिया एक दूसरे के. जैसे आसियन कंट्रीज साइन एफटीए 1992. 1992 में इन्होंने एफटीए साइन कर लिया. एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि ये 10 कंट्रीज है, ये एक ओपन मार्केट की तरह बिहेव करेंगी. कोई ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स, लेवीज, वो सब नहीं लगेगा. बहुत मिनिमल लगेगा. एंड एक दूसरे के जो भी सर्विसेज एंड ट्रेड्स जो भी ये एक्सचेंज करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज को. कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी. तो इस वे में उन्होंने इकोनॉमिकली इस एशिया रीजन को इंटीग्रेट करके रखा. ब्रिंग्स ए डाइवर्स रीजन टुगेदर. हर कंट्री का बेसिकली थोड़ा बहुत अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन रहता है उनके कल्चर का, हर चीज़ का. उन्होंने उन सब डिफरेंट कल्चर्स को साथ लेके आए थे. इसकी टोटल जीडीपी इज अराउंड $4 ट्रिलियन ऑफ दिस आसियान रीजन. मे बी मोर देन 4 ट्रिलियन, समवेयर अराउंड 4 ट्रिलियन है. एंड 1995 में साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन इन्होंने ट्रीटी साइन कर ली थी, कि ये कंट्रीज कोई न्यूक्लियर वॉर हेड इक्विप नहीं करेंगी. 1995 में इन्होंने साइन किया था, कि ये सिक्योरिटी वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप था. और आसियान कंट्रीज ने विद इन, मतलब उन्होंने 1992 में उन्होंने 1992 में विद इन आसियान रीजन, तो उन्होंने एफटीए साइन की थी कि ये 10 कंट्रीज विद इन दिस ग्रुप कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा. लेकिन उन्होंने अलग से 6 कंट्रीज के साथ भी एफटीए साइन किया था, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है. एंड 2020 में आसियान ने आरसीईपी, रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक प्रोग्रेशन, ऐसा कुछ ग्रुप है, वो साइन किया था. तो ये चाइना लेड कोई वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एफटीए एग्रीमेंट या फिर कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट था. चाइना चाइना ने इसका
स्टार्ट किया था, लेकिन ये तो इसलिए इंडिया ने फॉर ऑब्वियस रीजंस इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था, लेकिन आसियान ने साइन किया है चाइना के साथ। तो मतलब आसियान रीजन बहुत डाइवर्सिफाई कर रहा है इकोनॉमिकली और बाकी कंट्रीज के रिलेशंस के साथ। तो अब आते हैं लूकिस्ट पॉलिसी। लूकिस्ट पॉलिसी के लिए, लूकिस्ट पॉलिसी की इंडिया की फॉरेन डिप्लोमेसी पॉलिसी है। ये कब आई थी? 1990s में थी, मतलब स्पेसिफिकली 1991 में आई थी ये लूकिस्ट पॉलिसी। 1991 1992 के अराउंड आई थी। लूकिस्ट पॉलिसी में है क्या? तो हम इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में। समवेयर अराउंड दैट टाइम ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था यूएसए एंड सोवियत, जैसे मैंने भी पहले बताया, सोवियत यूनियन और बेसिकली इन दो पोलर रीजन्स के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, और बाकी सब कंट्रीज इसी इन दो कंट्रीज की तरफ डिवाइडेड थी। तो उस टाइम इंडिया का एक की पार्टनर था। इंडिया भी नॉन अलाइंड मूवमेंट इंडिया ने साइन कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया यूएसएसआर की तरफ अलाइन था। मतलब यूएसएसआर फॉर्मर, अभी का जो रसिया है वो पहले यूएसएसआर होता था, सोवियत यूनियन बोलते थे उसे। तो जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1990s 1991 के आसपास, तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, मतलब वो अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया और यूएसएसआर बन गया अभी रसिया। तो इंडिया का एक की अलाई था, की पार्टनर था, इंडिया ने वो लूज कर चुका था। तो नए पार्टनर्स को जो अब ये रशिया तो जा चुका था, रशिया का यूएसए से डिसइंटीग्रेशन हो चुका था। तो नए पार्टनर्स ढूंढने के लिए, अपनी डाइवर्सिफाई करने के लिए डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी रिलेशंस एंड नए फ्रेंड्स, नए, ताकि कोई भी अगर नेशनल इंटरनेशनल इशू होता है उसमें हमें कंट्रीज का बैकअप चाहिए। तो उसके लिए हमने लुकिस्ट पॉलिसी की थी। और तब तक हम बेसिकली वेस्ट और रशिया की तरफ ही ज़्यादा हमारा ट्रेड एंड जो भी इक्वेशंस थी हमारी उनके साथ रहती थी। तो जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन था, ये बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड रीजन था इंडिया की डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी तरफ भी ध्यान देने के लिए एंड हमें नए की पार्टनर्स ढूंढने के लिए दो रीजन तो थे ये। थर्ड रीजन था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था 1991 में। मतलब हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एंडिंग था, क्योंकि हमारे जो भी लाइसेंस राज चलता था उससे पहले, जो भी कंपनीज आएंगी, जो भी फैक्ट्रीज होंगी, गवर्नमेंट ओन्ड होगी, गवर्नमेंट लाइसेंस देगी, तब भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन 1991 में क्या होता है, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कि हम हमारे लिबरल कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को खोल रहे हैं, लिबरल कर दिया। प्राइवेटाइजेशन मतलब कोई भी अभी नहीं अपनी इस्टेब्लिश कर सकता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं इंडियन कंपनीज में। ग्लोबलाइजेशन मतलब हम बाहर के प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करेंगे। ये हुआ था 1991 में। और ये हुआ था पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में। उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। एंड पीवी नरसिम्हा राव का भी भारत रत्न भी मिल रहा है, बाकी 4 लोगों को और मिल रहा है, एंड इस साल 5 भारत रत्न मिल रहे हैं, उनमें से पीवी नरसिम्हा राव एक है। पोस्टमसली मिल रहा है इन्हें। सो एलपीजी रिफॉर्म्स आएंगे तो हमने हमारी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर दिया, हमने हमारी इकोनॉमी को खोल दिया। तो अगर हम नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो हमें नए बायर्स भी चाहिए, एक नई मार्केट भी चाहिए जहां हम हमारा सामान बेच सकते हैं, जहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने ये लोकेस्ट पॉलिसी अनाउंस की थी या फिर अडॉप्ट की थी, कि एक नई मार्केट ढूंढने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में हमारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। सो ये हमारे मेन मेन 3-4 मेन रीजंस थे कि हमने लूकिस्ट पॉलिसी क्यों अनाउंस की थी 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट हुआ था 1991 में। और बस यही 2-3 रीजंस याद रखने हैं हमें। तो ये एक्टिस्ट पॉलिसी क्या है? तो लूकिस्ट पॉलिसी आ गई थी 1991 में। तो एक्टिस्ट पॉलिसी आई थी 2014 में। अभी जो एनडीए नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने आके एक्टिस्ट पॉलिसी अनाउंस की कि हम सिर्फ लूकिस्ट नहीं करेंगे, हम एक्ट भी करेंगे। मतलब उन्होंने और भी ज्यादा डोमेन बढ़ा दिया कि 1991 से 2014 तक हम बेसिकली हम मोर ऑफ, हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक टर्म्स में हमारी जो जो भी ट्रेड था, जो भी एंगेजमेंट थी, इकोनॉमिक टर्म्स में थी। लेकिन 2014 के बाद हमने उसको और भी डाइवर्सिफाई कर दिया, कल्चरली, डिफेंस वाइज, डिफेंस सेक्टर, सिक्योरिटी वाइज, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वाइज। तो अलग अलग हमने और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया। तो इन्होंने इसको एक्टिस्ट पॉलिसी बोल दिया कि हम और ज़्यादा एक्ट करेंगे। तो 2014 नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में आया था। बॉर्डर वर्जन ऑफ लुकिस्ट पॉलिसी है, उन्होंने और भी ज़्यादा बॉर्डर वर्जन दिखाया। इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में ये सब अभी हमारा एंगेजमेंट बढ़ेगा। और एक ये भी रीजन था कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं प्लस सिक्किम, ये रीजन भी हमारा थोड़ा आइसोलेटेड रीजन रहा इंडिया की तरफ से। इंडिया के जो हम ज्योग्राफी में देखें तो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रीजन रहा है, वहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहा था। वहाँ हमारे
कल्चरल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आइसोलेटेड रीजन रहा था। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को भी हमने इस पॉलिसी के अंदर टारगेट किया था कि हम नॉर्थ ईस्ट का भी अभी एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ भी ग्रोथ होगी। तो उसको भी मेनलैंड इंडिया एंड अदर कंट्रीज के साथ कनेक्ट करने के लिए भी ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इसका भी एक मेन फोकस रहा था। हम देखेंगे कैसे इसको ज़्यादा कनेक्शन बढ़ाए, कैसे इसकी रीच ज़्यादा बढ़ाई है। तो हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस टाइज पे भी फोकस किया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा, वो भी हम देखेंगे डिफेंस कोऑपरेशन कैसे बढ़ा। डीप एंड डाइवर्सिफाइड द कोऑपरेशन टाइज, तो उन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में आई थी। यही हमें मेन याद रखना है। तो इंडिया आसियान रिलेशंस में देखें तो इन ये सब जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं कि इंडियन 1991 में हमने डाइवर्सिफाई की थी हमारी इकोनॉमी, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, तो 1992 में हम सेक्टरल डायलॉग पार्टनर बन गए थे आसियान के साथ। 1996 में फुल डायलॉग पार्टनर बन गए, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है कि 2002 में हमारी एनुअल समिट लेवल मीटिंग स्टार्ट हुई है। मतलब एनुअली हर साल में एक बार इंडिया आसियान कंट्री के साथ एक मीटिंग करेगी, उसमें से वो डिस्कस करेंगे हमने क्या ग्रोथ है, फिर आगे कौन से नए टारगेट्स हैं हमें जो अचीव करने हैं, फिर कोई नए एंगेजमेंट हैं, फिर कोई नए डील्स हैं, एमओयू साइन करने हैं, वो सब इस मीटिंग में होंगे। लेकिन हर साल एक मीटिंग होगी, तो ये हमने 2002 से स्टार्ट कर दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है याद रखने के लिए। अभी 2022 में हमने 30 इयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, क्योंकि 1992 में हमने स्टार्ट कर दिया था। तो अभी 2022 में हमने 30 ईयर सेलिब्रेट किया एनिवर्सरी के। 2009 में इंडिया ने एफटीए साइन कर लिया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान नेशंस का। मतलब ये 10 की 10 कंट्री के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2009 में कर लिया था, लेकिन ऑपरेशनल हो गया था 2010 में। सो अभी तक हमने क्या देखा है कि लोकेस्ट पॉलिसी क्या थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या थी, एंड आसियान नेशंस क्या थे। तो हमारा जो कल्चरल डिफेंस इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, वो इसका एक मेजर एरिया ऑफ वर्किंग है, जहाँ हम इनके ऊपर काम करते हैं, इन रीजन्स में काम करते हैं आसियान नेशंस के साथ। सो इंडिया और आसियान की सिग्निफिकेंस क्या है कि हमने एरिया कोऑपरेशन हमने डाइवर्सिफाई कर चुके हैं अभी बहुत ज़्यादा। मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा काम होता है, एग्रीकल्चर जैसे जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, या फिर फर्टिलाइजर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग है, टेक्नोलॉजी उनका वियतनाम के साथ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारा शेयर होता है। वियतनाम एक स्टार्टअप हब भी बन गया था अभी कुछ टाइम पहले वो, तो वो वहाँ से हमने बहुत टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की। फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन टू स्ट्रेटजी सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन, ये भी हम बात कर चुके हैं। इंडो पैसिफिक विजन क्या है कि अभी चाइना का जो एग्रेसिव पॉलिसी है, इन जो एग्रेसिवली चाइना बिहेव करता है इंडो पैसिफिक, स्पेसिफिकली साउथ चाइना सी, इन सब आसियान नेशंस के बीच में है। सो इंडिया का भी पैसिफिक जो इंडिया पैसिफिक विजन है वो सेम है आसियान नेशंस के साथ। लाइक रूल बेस्ड ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, किसी एक कंट्री का एग्रेसिव बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वही इंडिया का भी विजन है, तो वो हमारा सेम विजन है। सागर डॉक्ट्रिन 2015 में लॉन्च किया था हमारी को इंडिया के थ्रू। सागर डॉक्ट्रिन क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये सागर के फुल फॉर्म है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये 2015 में साइन किया। आसियान सीक मिलिट्री असिस्टेंस सिंस इंडिया इज ए न्यूक्लियर स्टेट, इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो हम उन्हें हमारी तरफ से मिलिट्री असिस्टेंस मिलता रहता है अगेंस्ट द चाइना। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट अभी हम डिस्कस करेंगे, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या है, उसमें भी चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर, उसके अगेंस्ट भी हम बहुत ज़्यादा एक्ट करते हैं, जैसे क्वाड के थ्रू। एंड क्वाड एक क्वाडलेटरल 4 कंट्रीज का ग्रुप है, उसके थ्रू एंड मल्टीपल एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइज। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो साउथ एशियन रीजन है, यहाँ बहुत डिजास्टर्स आते रहते हैं, लाइक अर्थक्वेक एंड सुनामी तो बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, तो वहाँ भी हमारा असिस्टेंस, ह्यूमन एंड डिजास्टर रिलीफ मटेरियल जाता है। हमने 2014 में ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, ट्रेड एंड सर्विसेज एग्रीमेंट। एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया था 2015 में। टूरिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आसियान की कंट्रीज को, हमारे इंडिया के बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। एंड बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है इन कंट्रीज में, एंड इंडिया बीइंग द ग्रोथ कंट्री ऑफ बुद्धिज्म, द ओरिजिन कंट्री ऑफ बुद्धिज्म, हमारे यहाँ बोध गया है, वहीं लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था। तो इसलिए ये सब सिग्निफिकेंस है हमारे, जो कॉमन है, और हमारा कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाते हैं। सो ये है साउथ चाइना सी, जो ये सी है ये साउथ चाइना सी है। सो ये सी इन जैसे फिलीपींस है, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, इन सब के बीच में है। लेकिन चाइना क्या क्लेम करता है कि 90% ऑफ दिस रीजन, चाइना क्लेम करता है कि इस एरिया में जो भी
ट्रेड होगा, जो भी मिनरल्स होंगे, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उन सबको चाइना क्लेम करता है कि हम पोजेस करेंगे इन्हें, लेकिन ये इन सब कंट्रीज के बीच में भी है। तो इसलिए ये चाइना एग्रेसिव अपना बिहेवियर दिखाता रहता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही चाइना ने फिलीपींस की किसी नेवल वेसल पे ऊपर अटैक किया था वाटर गन्स के थ्रू। तो इंडिया ने भी उसका सपोर्ट किया फिलीपींस को। सो हमारी ये पॉलिसी भी सेम है, फिलीपींस इन साउथ एशियन रीजन्स एंड इंडिया की ये पॉलिसी भी सेम है। ये इंडो पैसिफिक रीजन, ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड हमारी कनेक्टिविटी एंड कल्चरल रिलेशंस, अभी हम कनेक्टिविटी एंड कल्चरल रिलेशंस बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? मेजरली इन दो प्रोजेक्ट्स के थ्रू, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट एंड कलंदन मल्टीमोडल मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। अभी देखते हैं दोनों क्या प्रोजेक्ट्स हैं। ये है इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट को, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके इंडिया से स्टार्ट करके नोएडा से स्टार्ट करके या नॉर्थ ईस्ट से होते हुए म्यांमार एंड थाईलैंड तक कनेक्ट करने का ही हमारा प्लान है कि एक सिंगल हाईवे रोड बनेगा यहाँ, हम कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा फिर ट्रेड बढ़ सके, इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, ग्रोथ बढ़ सके, जॉब यहाँ पे जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी, लोगों को जॉब भी मिलेंगी। अगर ट्रेड बढ़ेगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जॉब भी मिलेंगी। इसलिए हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इसमें भी फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगी, ज़्यादा ट्रेड होगा, यहाँ भी जॉब्स बढ़ेंगी तो इनका भी डेवलपमेंट होगा। ये दोनों इनके मेन ऑब्जेक्टिव है। ये स्टार्ट कब हुआ था? 2002 में स्टार्ट, मतलब एग्री हो गया था, ये डील साइन हो गई थी 2002 में, डील साइन हो गई थी हम ऐसा बनाएंगे। 2012 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। सो एक ये प्रोजेक्ट है। एंड सेकंड प्रोजेक्ट क्या है? कलंदर मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये तो अभी लास्ट वीक में भी न्यूज़ में भी था। जो इसमें क्या प्रोजेक्ट है कि जो हमारी ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ये हमारा मेनलैंड इंडिया से बस यहाँ से कनेक्टेड है। अगर हम देखें, सिर्फ ये रीजन है जहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट रीजन से कनेक्टेड है। ये जो मैंने रेड मार्क किया है, तो इसको बोलते हैं चिकन नेक बोलते हैं या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। अगर मान लो यहाँ पे चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ता है, जैसे डोकलाम इशू भी हुआ था 2017 में यहाँ पे, अगर अगर हमारा यहाँ पे अगर इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अटैक करता है चाइना या फिर कोई भी एक्सटर्नल कंट्री से हमारा वॉर होता है, यहाँ अटैक करता है, हम नॉर्थ ईस्ट से पूरे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। सो हमें इस वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए हमने ये कलंदर मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट लेके आए थे। इसमें क्या है कि कलकत्ता का जो ये पोर्ट है, यहाँ पे हुगली रिवर के पास पोर्ट है, हम इसको म्यांमार एंड मिजोरम से कनेक्ट करेंगे। मिजोरम की कैपिटल ये ऐज्वाल है, यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट होगा। तो अगर हम कलकत्ता और यहाँ से पूरे लैंड के थ्रू जाएंगे ना, तो उससे 50% कम टाइम लगेगा, कॉस्ट भी 50% कम लगेगी। तो हमारी ये बेनिफिशियल, तो ये हम कलकत्ता पोर्ट को यहाँ सितवे पोर्ट से कनेक्ट करेंगे, वो ये सी रूट है। फिर कलंदन एक रिवर का नाम है, फिर सितवे से यहाँ तक कलंदर रिवर रूट रहेगा, फिर यहाँ से लेकर इजराइल तक एक हाईवे बनेगा। सो ये जो प्लान अभी चल रहा है, एंड ये सितवे पोर्ट बन चुका है। अभी इसको ग्लोबल इंपोर्ट्स इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल, ये 100% इंडिया ओन्ड, इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ये इस सितवे पोर्ट को ओन करेगी। सो इसमें हमारा म्यांमार के साथ ट्रेड भी बढ़ेगा एंड नॉर्थ ईस्ट का भी ट्रेड बढ़ेगा एंड उसके साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये साइन हुआ था 2008 में, कंस्ट्रक्शन 2010 में स्टार्ट हो गई थी इस प्रोजेक्ट की। एंड सिर्फ वो प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारा जो सितवे प्रोजेक्ट है, ये हमारा सेकंड फॉरेन पोर्ट है जिसपे हमारे क्लेम है। जैसे यहाँ पे है सितवे पोर्ट, यहाँ पे है सितवे पोर्ट, तो ये हमारा सेकंड पोर्ट है जो अभी प्रॉपर्ली इंडिया ओन रहेगा, इंडिया ऑपरेट करेगा, इंडिया रन करेगा। इससे पहले पोर्ट है चाबर पोर्ट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये यहाँ पे है ईरान में है चाबर पोर्ट, और ईरान का चाबर पोर्ट भी इंडिया ने डेवलप किया है, इंडिया ने बनाया है, इंडिया ही रन करेगी उसे। एंड इससे हमारा जो अफगानिस्तान एंड जो ये एशियन रीजन यूरोप के साथ है, इसके साथ हमारा कनेक्शन बढ़ेगा, तो यहाँ भी हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स बढ़ेंगी। तो ये दो पोर्ट हैं, एक यहाँ सितवे पोर्ट, एक चाबर पोर्ट, ये दो पोर्ट हैं जो इंडिया ओन करती है, जो फॉरेन लैंड पे हैं। सो ये कुछ न्यूज़ थी आसियान रीजन के रिलेटेड एंड कुछ इंडिया के साउथ एशियन रीजन के साथ जो कनेक्शंस के साथ एंड ग्रोथ के साथ। एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था, आसियान रीजन के बारे में है। सो जैसे अभी ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर फिलीपींस गए थे, तो उसके बारे में इसमें भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कुछ। जैसे अभी हमारा आसियान कोऑर्डिनेटर कौन है? सिंगापुर है। अभी सिंगापुर है, नेक्स्ट ईयर से शायद कोई दूसरी कंट्री बनेगी, फिलीपींस बन जाएगी। अभी सिंगापुर हमारा कोऑर्डिनेटर आसियान के साथ, नेक्स्ट ईयर शायद फिलीपींस बन जाएगी। अभी ये है, और क्या है?
फिलीपींस के साथ हमने, जो फिलीपींस है उसके साथ हमने ब्रह्मोस मिसाइल भी एक्सपोर्ट की। डिफेंस का हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। तो फिलीपींस फर्स्ट कंट्री जिसके साथ हमने एक्सपोर्ट किया है, इसमें कहीं ना कहीं होगा। हम्म। और नेक्स्ट न्यूज़ क्या हो सकती है इसमें इम्पोर्टेंट? ये फिलीपींस बीइंग द फर्स्ट एशियन कंट्री to which India exported BrahMos missiles। एंड सिंगापुर ने अभी यूपीआई भी साइन किया है इंडिया के साथ। सिंगापुर ऑलरेडी साइन दिस एग्रीमेंट फॉर लिंकिंग लिंकेज विद यूपीआई। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी मलेशिया में आईआईटी खड़गपुर का एक ब्रांच खुलेगी। कैंपस ऑफ आईआईटी खड़गपुर मलेशिया में खुलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड एक समुद्र पहरेदार, ये भी कहीं ना कहीं मेंशन होगा, होना चाहिए। एक समुद्र पहरेदार इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है जो अभी साउथ ईस्ट इस एशियन रीजन के 3 कंट्रीज में गई है, फिलीपींस एंड अनदर 2 कंट्रीज विच आई कैन नॉट रिकॉल। सो उन रीजन्स में गई है, उसका नाम है समुद्र पहरेदार। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आएगा ये भी। सो these are some of the important facts about ASEAN region and India's engagement with Southeast Asian nations. Tell me in the comments how did you like this, and if you have any suggestion, do let me know. Thank you.